नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आज जन्मदिवस पर देश भर से शुभकामनाएं मिल रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नितिन नवीन को जन्मदिन की बधाई दी है। संगठन के कुशल नेतृत्व और मजबूत रणनीति के लिए पहचान जाने वाले नितिन नवीन के लिए उन्होंने उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने लिखा कि बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगल कामनाएं जीवन की कामना करता हूं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काउंटडाउन रन के फ्लैग ऑफ किया और उस कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। इस कार्यक्रम पर उन्होंने कायलू हिम तेंदुआ शुभांकर का अनावरण भी किया और स्वयं प्रतिभागियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में शामिल हुए। कार्यक्रम में 900 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जबकि देश के 27 राज्यों और 2 देशों से खिलाड़ी और प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन, रोजगार और युवा उद्यमिता को नई गति देंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। ये नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है। और सुबह सुबह उमड़ा आप सभी का ये आत्मविश्वास, ऊर्जा, उत्साह इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का कूट कूट कर भरा हुआ है। पिछले वर्ष आप सबको याद होगा कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन जो आदि कैलाश क्षेत्र में हुई थी और उसका व्यापक पैमाने पर उसका असर इस वर्ष दिखाई दे रहा है। और लगभग 20 दिनों में जहां पूरे साल भर 1000-2000 लोग आया करते थे, इस वर्ष पहले 20 दिन की यात्रा में आदि कैलाश क्षेत्र में लगभग 20,000 के लगभग लोग अभी तक वहां पर आदि कैलाश क्षेत्र के दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हर्षिल स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और मतदान प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ से बातचीत कर एसआईआर प्रक्रिया और उसके मानचित्र से जुड़ी जानकारी ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ मिंटू देवी के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी तैयारियों और जानकारियों को संतोषजनक बताया। निरीक्षण के बाद ज्ञानेश कुमार गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए। यहां वे विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा भी की जाएगी। बात करेंगे रुड़की की खबर की, जहां पर आज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें, जहां रुड़की मैंगलोर हाईवे पर अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया। आज की खबर पर प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। HRDA के वीसी सोनिका मीणा के निर्देश पर न्यू एरा रेजिडेंसी के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 28 मई तक जवाब न देने पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई चेतावनी दी गई है। वहीं बता दें, विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना लेआउट पास कराए किसी भी अवैध प्लॉटिंग को बख्शा नहीं जाएगा। रुड़की के झबरेडी खुर्द गांव में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उस समय हंगामे में बदल गया जब राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मंत्री हाथ में ईंट लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद भीम आर्मी से जुड़े गाने और नारेबाजी को लेकर शुरू हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने मंत्री पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि मंत्री ने माहौल खराब करने की साजिश बताई है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है। के द्वार कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर जो बाबा साहब के नाम पर हर गांव में अनुसूचित जाति बस्तियों में लगाए जा रहे हैं। और गुरु रविदास मंदिर में ये कार्यक्रम था सुबह 11 बजे का।
तब हमारा रथ वहाँ पर पहुँचा, प्रचार रथ। तो वहाँ पर कुछ लड़कों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, बदतमीजी की। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ से उस जिनने गाड़ी दी है, उनको मारपीट की है, उसको पुलिस थाने ले आई। एक वीडियो मेरे पास पहुंचा। उस वीडियो में भाजपा के दर्जाधारी मंत्री देशराज करणवाल जी जो है मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का कोई प्रोग्राम जो है जबरेडी खुर्द में था। वहाँ के लोगों ने सवाल किए कि सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया हमारे गांव में जिससे हम इस सभा का जो है हिस्सा बने। तो माननीय मंत्री जी ने सवालों का जवाब देने की बजाय जो है लोगों के साथ में वहाँ बहुत गंदा व्यवहार किया, गाली गलौज की। अगर उसका विरोध किया तो उनके जो 7 लोग वहाँ पर गए थे, उन्होंने हमारे साथियों के साथ में और माननीय मंत्री जी के द्वारा गाँव वासियों के साथ में मारपीट की गई। ये सरासर गलत है। और इतना ही नहीं, इस भाई के कंधे पे जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा काटा भी गया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने शुक्रवार को देहरादून स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सभी चिकित्सक अपनी ड्यूटी स्थल पर मौजूद मिले। मंत्री ने अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले पर्चा काउंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, वार्ड, इमरजेंसी वार्ड और अस्पताल परिसर की साफ सफाई व्यवस्था को परखा। उन्होंने अस्पताल पहुंचे मरीजों से बातचीत करी, उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान संचालित ईसीजी ओपीडी का भी निरीक्षण किया गया। मेरा उद्देश्य यही है कि डॉक्टर्स अपने धर्म का निर्वहन करते हुए आप मरीज के प्रति एक ऐसा भाव रखें जो जिस भावना से वो डॉक्टर के पास जाता है, उस भावना को जब मरीज को दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ आधा मरीज तो डॉक्टर्स के व्यवहार से ही ठीक हो जाता है। तो ये अस्पताल में सफाई हो, अस्पताल में दवाइयाँ बाहर से न लिखी जाएं, यही मेरी कुछ प्राथमिकता है। और साथ ही साथ अस्पताल में सुविधाएं हो, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए मैं ध्यान दे रहा हूँ। देहरादून में ऑनलाइन दवा घोटाले और फर्जी दवा कंपनियों से जुड़े मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह गिरोह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नकली और संदिग्ध दवाओं की सप्लाई और अवैध कारोबार में संलिप्त था। कार्रवाई एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें तकनीकी इनपुट और जांच के आधार पर आरोपी तक बनाई गई। बता दें, एसटीएफ की टीम अब पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अवैध कारोबार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नकली दवाओं के जो कारोबार है, इस पर अंकुश लगाया जाए और इसके लिए एसटीएफ को स्पेशल टास्क भी दिया गया था। इसके लिए 2 माह पूर्व एक डेडिकेटेड टीम का गठन किया गया और फेक पिल नाम के ऑपरेशन में देखा गया कि विभिन्न प्रांतों से कुरियर के माध्यम से दवाओं को भेजा जा रहा था और खासकर बड़ी बल्क मात्रा में, जिसमें एसटीएफ ने भी डकैती पूर्व में ऐसी दवाओं को मंगाया। साथ ही साथ जो दवाएं बिक रही थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उन कंपनियों से संपर्क किया गया और उसकी जाँच करवाई गई और जाँच में पाया गया कि जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं हैं सभी वो फेल हो गई टेस्ट में। साथ ही साथ इस तरह की एनडीपीएस से रिलेटेड भी दवाएं भी जो है बल्क ऑर्डर में मंगाई गई और सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ साइबर थाने में एक मुकदमा और नकली दवाओं के विरुद्ध बनाने के मैन्युफैक्चरिंग लिखाया गया। अभी तक जो इनपुट्स मिले हैं इसमें 5 प्रांतों में इस तरह का नेटवर्क पाया गया। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी अभियुक्त ने बताया पूछताछ में कि जो उसके द्वारा कोटद्वार और भगवानपुर में भी ऐसी दवाओं का निर्माण किया गया, जिसमें हमारी टीम आगे की कार्रवाई इसमें विधि सम्मत कर रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी जिलों में हीट स्ट्रोक से बचाव और उपचार के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने प्रत्येक अस्पताल में विशेष हीट स्ट्रोक रूम बनाने के निर्देश दिए हैं, जहां आइस पैक, ओआरएस, आईवी फ्लूइड और जरूरी दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से तेज धूप से बचने और अधिक पानी पीने की भी अपील की गई है। आपने देखा होगा कि गर्मी अचानक ही बढ़ी हुई है और आगे भी संभावना है कि गर्मी बढ़ेगी, तो उसके रिगार्डिंग हमारा हीट स्ट्रोक रूम हम लोग ने हर चिकित्सा इकाई में बनाने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही जैसे कि आइस है या आईवी फ्लूइड्स हैं कोल्ड, और दूसरी दवाइयाँ हैं, और दूसरा जो है ये ओआरएस सॉल्यूशन है और वेंटिलेटेड रूम है, तो ये सारे पर्याप्त मात्रा में रहे उनके वहाँ। तो ऐसे हमारे एक तरह से एडवाइजरी जा चुकी है।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा, हीट वेव और आगामी मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर आज हाई लेवल समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र USDMA भवन में भी होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद वर्धन करेंगे। बैठक में डीजीपी समेत कई वरिष्ठ सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान चारधाम यात्रा प्रबंधन, यात्री सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मौजूद हूँ देहरादून में, और देहरादून की विकासनगर तहसील के शेरपुर क्षेत्र में, जहाँ पर लैंड फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही एक ताज़ा मामला हमारे सामने आया है जिसमें ज़मीन की धोखाधड़ी हो रही है। तमाम अधिकारियों के निर्देश के बावजूद भी उच्च स्तर से लेकर गढ़वाल आयुक्त से लेकर से DM से SDM और तहसीलदार से लेकर के पटवारी तक और कानूनगो तक कार्रवाई करने को तैयार हैं, लेकिन जो ऐसे कई भूमाफिया हैं वो जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे एक पीड़ित व्यक्ति के साथ हम मौजूद है, आइए सीधे ले चलते हैं उनसे कितने समय से वो ऐसे जो भूमाफिया हैं उनसे लड़ रहे हैं और क्या क्या वो कार्रवाई कर चुके हैं, कार्रवाई कर के थक चुके हैं। सीधे ले चलते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम इंद्र सिंह नेगी है और मैं मूल रूप से जौनसार क्षेत्र से हूँ और यहाँ शेरपुर में मेरी कुछ ज़मीनें हैं। चूँकि भारतीय सेवा में था तो भारी रहे, तो यहाँ जब मैं रिटायरमेंट होके आया तो पता चला मेरी ज़मीनों पे बहुत सारे लोगों ने कुछ कब्जे कर लिए और कुछ भूमाफिया ऐसे हैं जो रिपीटेडली ये काम कर रहे हैं और मुझे कई बार प्रताड़ित और परेशान ये लोग करने में पीछे नहीं रहते। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। यहाँ शेरपुर में खसरा नंबर 1748 और 1744 और 1747, 1748 ये खसरा नंबर है जो मेरी भूमि है। और ये भूमि मैंने कभी किसी को बेची नहीं, क्योंकि ये भूमि जनजातीय भूमि है तो ये किसी को बेची नहीं थी। लेकिन हमारे उत्तराखंड के ही कुछ बच्चे जो है उस भूमि पे जबरन कब्जा करके तरह तरह से प्रताड़ित करके इस भूमि को हथियाना चाहते हैं। यहाँ तक कि इस भूमि की रजिस्ट्रियाँ, फर्जी रजिस्ट्रियाँ दूसरे आदमी से करवा के उसकी प्लॉटिंग कर दी और उन प्लॉटिंग पे बिजनौर से और उस क्षेत्र से ला के लोगों को बसा रहे हैं। रजिस्ट्री कर दी किसी और नंबर की और उनको कब्जा दे दिया किसी दूसरे नंबर पर। तो जैसे 1747 मेरी ज़मीन है वो फर्जी तरीके से बेची गई, प्लॉटिंग कर दी गई और 1724 पर उनको बिठा दिया बिजनौर के कुछ लोग। तो अब वहाँ जाता हूँ तो ये धमकी देते हैं, इनको रोकने की कोशिश करता हूँ तो ये कुछ हैं असवाल हैं और सागर पवार है और भरतवाल है। ये लोग जो है यहाँ और भी कई जगह प्लॉटिंग कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 400-500 बीघे में प्लॉटिंग की है और इनकी प्लॉटिंग को पहले MDD ने भी ध्वस्त किया है, लेकिन फिर से दोबारा इन्होंने प्लॉटिंग की बुनियादें वगैरह डलवा के लोगों को वहाँ काबिज कराने की पूरी प्रक्रिया चालू कर रखी है। इसकी मैंने शिकायत की थी, कमिश्नर साहब से भी शिकायत की थी और DM साहब से भी शिकायत की थी, SP साहब से भी शिकायत की थी, SDM साहब से भी शिकायत की थी। सब ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस पर कार्रवाई की बात कही और आज आखिरकार कानूनगो और पटवारी क्षेत्रीय पटवारी मौके पर आए थे ज़मीन नापने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून के ऋषिकेश में पर्यटकों के साथ मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। काले की ढाल क्षेत्र में हरियाणा से घूमने आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच गलतफहमी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। घटना में पर्यटकों को चोटें आई और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। मामले को गंभीरता से समझते हुए दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अशोक थापा और नरेश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। सतवीर, ये इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि 20 मई को ये अपने कुछ दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने के लिए आए थे।
तो लगभग IDPL के पास एक महिला ने स्कूटी से इनकी गाड़ी रोकी और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। इनकी आपस में कुछ बहस होने लगी, तभी आसपास के जो कुछ लोग थे वो इकट्ठा होकर आ गए और वहाँ पे भीड़ एकत्रित हो गई। इन दोनों की आपस में बात चली रही थी कि तभी कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी और उसके बाद फिर इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की है और लगातार मारपिटाई करते रहे। इनकी गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा गया है और लगातार इनके साथ मारपीट कर रहे थे। कुछ लोगों द्वारा इनको छुड़वाया गया। वहाँ पर जो महिला थी उसने भी 112 को कॉल किया, पुलिस वहाँ पर पहुंची जिससे कि इनको छुड़वाया। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सेना नायक SDRF अर्पण यदुवंशी ने केदारनाथ धाम और पैदल यात्रा मार्गों का ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने भीड़ प्रबंध, आपातकालीन रिस्पांस सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान SDRF पोस्टों का निरीक्षण कर जवानों का मनोबल बढ़ाया गया और अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा। निरीक्षण के दौरान एक बुजुर्ग महिला श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। सेना नायक ने साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा SDRF की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एकदम सही कही कि आपदा के दृष्टिगत जो है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही संवेदनशील है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारी चौकी स्थापित हो गई हैं सभी पूरे यात्रा मार्ग पे और वहाँ पे हमारे कार्मिक जो हैं 24/7 सेवा दे रहे हैं। अभी 21 मई की रात्रि 9:15 बजे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया जो लैंडस्लाइड एरिया है उसमें लैंडस्लाइड आ गया था और उस वक्त जो SDRF और लोकल पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 11,500 यात्रियों को सेफली इवैक्यूएट करके सेफ जगह पहुंचाया। इसके अलावा लगभग 1 महीने की यात्रा में 800 श्रद्धालुओं को गोल्डन आवर के अंतर्गत प्राथमिक उपचार और स्ट्रेचर की सुविधाएं प्रदान की गई है। उत्तराखंड में घरेलू और वाणिज्य LPG तथा CNG की आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में किसी भी तरह की गैस की कमी नहीं है और सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों पर भी पर्याप्त ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित की गई है ताकि श्रद्धालुओं और अन्य स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अतिरिक्त आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में पागंती ने जानकारी देते हुए कहा कि LPG और CNG की आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार वितरण व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। जैसा आप लोग जानते हैं कि पहले कुछ जो जियोपॉलिटिकल जो सीन के कारण राज्य में और पूरे देश में थोड़ी स्थिति की बात आई थी। वर्तमान में उत्तराखंड में गैस की या CNG की या डीजल पेट्रोल की अभी कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है और चारधाम यात्रा बिल्कुल स्मूथली चल रही है। आज की डेट में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में चाहे वो कमर्शियल गैस हो चाहे वो घरेलू गैस हो, लगातार जितनी हमारी डिमांड है उतना हमको प्राप्त हो रहा है, इसलिए कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पेट्रोल, डीजल और CNG बिल्कुल डीजल, पेट्रोल और CNG में भी कोई कमी नहीं है। कहीं कोई ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। देहरादून के शेरपुर क्षेत्र में जमीन धोखाधड़ी और अवैध कब्जे का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित इंदर सिंह नेगी जो ONGC से रिटायर्ड है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर सुनिश्चित तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित के अनुसार पहले उनकी जमीन पर एक जनजातीय महिला के नाम रजिस्ट्री करवाई गई। जब भुगतान की बात आई तो दिया गया चेक बाउंस हो गया। इसके बाद जब उन्होंने संबंधित व्यक्ति से बात की तो उसने रजिस्ट्री किसी के चेक का उल्लेख करने से इनकार कर दिया। मामला संदिग्ध लगने पर जब दस्तावेजों की जांच करवाई गई तो रजिस्ट्री का एक पन्ना बदला हुआ मिला। फॉरेंसिक जांच में हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। देहरादून में पहाड़ के भोले भाले लोगों और फौजियों को जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर जालसाज को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी आरोपी समेत 2 अभियुक्तों को दबोचा है। आरोप है कि अभियुक्तों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी और की जमीन को अपना बनाकर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जमीन के फर्जी मालिक बनकर पीड़ित से बयाने के तौर पर लाखों रुपए ऐड किए। गिरफ्तार इनामी आरोपी जिले के विभिन्न थानों में गैंगस्टर समेत 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर जिले में हर शनिवार मनाए जाने वाले नो व्हीकल डे की अपील के तहत आज पहले दिन मिला जुला असर देखने को मिला। जिला प्रशासन की अपील पर जहां कई अधिकारी और कर्मचारी पैदल कार्य करने पहुंचे, वहीं शहर की सड़कों पर दोपहिया और चौपहिया वाहन सामान्य दिनों की तरह दौड़ते नजर आए। कुछ जगहों पर पुलिस और वाहन चालकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर शुरू किए गए इस अभियान के दौरान प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता की अपील की गई है, लेकिन उसका आंशिक असर ही दिखाई दे रहा है। इस बीच पर्यावरणविद किशन सिंह मल्ला ने सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करते नजर आए। फिलहाल प्रशासन इस पहल को जन आंदोलन के रूप में देखने की कोशिश में है। भवाली के सेनेटोरियम राती गेट बाईपास में गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही फिर से सामने आ रही है। आज शुक्रवार को भी सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। हालात ये रहे कि ग्रामीण, स्कूली बच्चे और कैची धाम जा रहे श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई वाहन खाई में की ओर बनी अस्थायी पार्किंग में खड़े नजर आए, जिससे सुरक्षा को लेकर खतरा और बढ़ गया। बता दें कि बीते दिन इस बाईपास पर ढेरा गांव के पास कार खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिखा। स्थानीय लोगों ने पार्किंग व्यवस्था सुधारने, डिवाइडर और क्रैश बैरियर लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। यहाँ पर पार्किंग के नाम पे पैसे भी लिए जा रहे हैं, 100 रुपए लिए हैं मेरे से, और ना कोई सुविधा है ना कुछ है। रोड के किनारे गाड़ियां लगवा रहे हैं। अभी देखिए आप, इतना जाम लगा है, किसी को इमरजेंसी है तो कहाँ से जाएगा, क्या करेगा? अगर कोई बीमार हो जाए तो वो निकल तक नहीं सकता। यहाँ पे आप खुद देखिए, इधर दिखाइए और इधर देखिए, लगी है। कोई पार्किंग का कोई बंदा नहीं है कि गाड़ी किधर लगानी है, कैसे लगानी है। बोल रहे हैं कि अपने आप लगा दो, जहाँ मर्जी लगा दो। अब रोड पे गाड़ी लगा दे तो प्रशासन हमसे बोलता है। देहरादून के जीएमएस रोड स्थित माया फार्म हाउस के पास जानकी टावर हाउस में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग भवन के एक हिस्से से उठी, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। समय रहते राहत कार्य शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। देहरादून में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने के साथ साथ शहर में लू जैसी स्थिति भी बन गई है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। दोपहर से सड़कों पर सन्नाटा और अस्पतालों में हीट संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। देखिए, पिछले जो है 2 दिन काफ़ी टेम्परेचर का अधिकतम जो तापमान है वो काफ़ी हायर साइड में रहे और हीट वेव रियलाइज हुआ है। जैसे यहाँ पे देहरादून हो गया और हमारे जो है हरिद्वार जिला हो गया, खास तौर से टेम्परेचर 42 डिग्री तक भी गया है। तो 40 से 42 डिग्री परसों रहा था, कल भी ऐसे ही 40 से 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहे हैं। तो पहाड़ी जिलों में भी 29-30 के पास टेम्परेचर रहे थे। कल लगभग 30, कल भी 30 के आसपास टेम्परेचर रहे हैं। तो ये तापमान हमने जैसे वार्निंग दी थी 2 दिन के लिए हीट वेव का, उसके बाद जैसे पहले बताया था अभी भी वैसे ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज जो संभावना बन रही है, जो उत्तर के हमारे नॉर्थ के जिले वहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हरिद्वार में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने लू की चेतावनी जारी कर दी है। भीषण गर्मी और तेज धूप को देखते हुए लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि हीट वेव की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा जाए। जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। 40+ टेम्परेचर जगह जगह रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और सुबह से ही और शाम तक हमने देखा है कि टेम्परेचर्स काफ़ी हाई हैं। इसको देखकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो बिजली हो, पानी हो,
पशुपालन हो, स्वास्थ्य हो, सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज इसकी हमने विशेष बैठक भी बुलाई है, जिसके लिए अभी हम फिश डिपार्टमेंट से उनकी प्रगति जानेंगे। स्वास्थ्य विभाग को बताया गया कि सभी जगह अपनी इमरजेंसी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। बिजली विभाग के जगह जगह कल शिकायत आई थी, परसों भी आई थी कि बिजली की कटौती हुई है, उसको लेकर भी आज समीक्षा की जाएगी। अगर कहीं फॉल्ट आता है तो उसको तत्काल ठीक किया जाए। पीने के पानी की सारी जो लीकेजेस है उसको ठीक किया जा रहा है। जगह जगह प्याऊ जो नगर पालिका के हैं या अन्य विभागों के, उनको भी ठीक कर दिया गया है। देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।